हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। 16 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है और उसी को ध्यान में रख करके हमने एमसीक्यू जो 30 क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। और अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ मॉडल जो क्वेश्चन पेपर जैक या जेसीईआरटी के द्वारा जो जारी किया गया था उसके भी आंसर इसके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप पूरी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो मेरा दावा है कि आप 80 to 90% मैथ्स में आराम से कर आएंगे। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो सेट हम जो करा रहे हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट है। ठीक है, तो उसी के क्रम में सब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 31 से। कहाँ से स्टार्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 31 से। और 31 से लेकर के 38 तक जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें से आपको केवल 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है आपको? एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या है, 26 का हम लोग क्या करेंगे? 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 26 को। ठीक है, तो 26 को हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 के पहाड़ा में कितना बार में? 26, तो 13 बार में। और 13 के पहाड़ा में कितना हो जाएगा? 1 बार में। तो यानी 26 का जो गुणनखंड आया वो कितना आया? 2 गुने 13। ठीक है, गुने 1। उसके बाद हम लोग दूसरा क्या है? 91 यानी 91। 91 का करेंगे। ठीक है, किसके पहाड़ा में? 7 के पहाड़ा में। कितना बार में? 13 बार में। फिर 13 के पहाड़ा में कितना बार में? 1 बार में। तो 91 का कितना हो जाएगा? 7 गुने 13 गुने 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या होगा? सबसे पहले आप लिखिए एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है? जो कॉमन होता है वो आंसर हो जाएगा। तो कॉमन 13 है, 1 है, 1 का कोई वैल्यू एचसीएफ में नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया आपका? 13। उसके बाद एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखिए, यहाँ पे 2 का पावर कितना है? 1। और 13 का पावर 1। यहाँ पे 7 का पावर 1 और 13 का पावर 1। ठीक है, तो 2 इसमें नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 अगर नहीं मिल रहा है तो जो जो हाईएस्ट रहेगा उसी को हम लोग ले लेंगे। तो 2 का पावर 1 यही है। फिर चलिए, 13 का पावर 1 यहाँ पे भी है, 13 का पावर 1 यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या करेंगे? 13 का पावर 1 को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 7 का पावर 1 तो कहीं नहीं है, तो 7 का पावर 1 यानी 1 7 को ले लेंगे। ठीक है, तो 2 गुने 13 गुने 7, 13 7 91, 91 दूनी 182। ठीक है, 182। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 182। क्लियर है? और एचसीएफ कितना हो गया? 13। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें। वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। ठीक है, क्या क्या है? √2 है और 1/3 है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं
32, यानी जो 32। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद क्या लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। उसके बाद क्या है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, √2। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तो अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, 2 मार्क्स का है तो ए और बी करके बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, तो √2 हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 क्या है नीचे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 से यहाँ पे गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 से √2 में गुना हो जाएगा तो 3√2 एक्स प्लस 1/3। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर, नीचे वाला को लिखने का जरूरत नहीं है जब यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर समीकरण की बात करेंगे तो ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुपद में क्या करेंगे, केवल 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब क्या है कि आपको एक समलंब दिया हुआ है ना, एक समलंब है ए बी सी डी। क्या है, एक समलंब है ए बी सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक समलंब दिया हुआ है ए बी सी डी, और जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। ठीक है, और विकर्ण क्या है इसके, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या है, एक दिया हुआ है समलंब, दिया हुआ है समलंब क्या है ABCD, और ABCD में आप देखेंगे कि AB बराबर 2CD, इसका मतलब क्या है, CD क्या है, छोटा है। AB बराबर 2CD है तो इसका मतलब क्या है, CD छोटा है। तो हम लोग इसको सॉल्व बनाएंगे, पहले समलंब बना देते हैं। सॉल्यूशन देखिए, समलंब बनाइए। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे सी डी ऊपर हो जाएगा और ए बी नीचे हो जाएगा, ABCD। क्लियर है, यहाँ पे क्या है दिया है, क्या दिया है, दिया है DC जो है वो पैरेलल है किसके, AB के, और AB बराबर 2DC, AB बराबर 2DC या CD, जो भी दिया है। ठीक है, क्या दिया है, AB बराबर 2DC, या हम लोग इसको CD भी लिख सकते हैं या DC भी। अब यहाँ पे देखिए इसके विकर्ण, यानी विकर्ण D से B के पास और यहाँ से A के C के पास, ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज AOB। ठीक है,
त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, बटा त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है। इसका क्या करना है, क्षेत्रफल, इसी के क्षेत्रफल के अनुपात को आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे एरिया कर दीजिए, एरिया करिएगा तो त्रिभुज का साइन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी, ठीक है, और दूसरा कहाँ है, सी ओ डी, ठीक है। चलिए, तो यही क्या करना है आपको, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अब इसके अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको ये करना होगा कि ये ए ओ बी जो है और सी ओ डी जो है वो क्या है, आपस में समरूप है। क्या दिखाना है कि ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है, ठीक है। अब समरूप दिखाने के लिए क्या करेंगे, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो सम आप लिखिएगा त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। क्यों भाई, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण को ही बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छे, उसके बाद अब डीसी जो है वो पैरेलल है ए बी के, ठीक है। तो जब पैरेलल है तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, एकांतर कोण। एंगल ओ सी डी बराबर एंगल बी ए ओ, ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल, क्लियर है। अब या तो ये कोण के बराबर कर दीजिए, चाहे ये कोण के बराबर कर दीजिए, दोनों होगा। फिर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी जो होगा वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है, ए ए द्वारा, ठीक है। अब जैसे ही समरूप हुआ, क्लियर है, तो जैसे ही समरूप हुआ तो क्या हो जाएगा ये, अब हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका एक डीसी है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ए ओ बी आपको निकालना है बटा एरिया सी ओ डी बराबर, अब ये बराबर क्या हो जाएगा, ये जो बराबर होगा, अब भुजा आप ले लीजिए, ए ओ बी का भुजा क्या हो जाएगा, ए ओ बी जो त्रिभुज है इसकी भुजा क्या हो जाएगी, ए बी, इसकी भुजा हम लोग ले लेंगे ए बी बट्टा सी ओ डी, तो सी ओ डी की भुजा कौन हो जाएगी, ये ऊपर, तो डी सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्लियर है। अब क्यों होगा, यहाँ पे लिख देंगे कि दो समरूप त्रिभुजों, ठीक है, का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, ठीक है, के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी जो होगा वो क्या है, टू डी सी, यहाँ पे है, दिया है, ए बी बराबर टू डी सी लिख देंगे बटा डी सी का स्क्वायर, डी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टू का स्क्वायर बटा वन का स्क्वायर, यानी टू टू जा फोर बाई वन, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, एरिया ए ओ बी
अनुपात एरिया COD, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, एरिया AOB अनुपात एरिया COD बराबर 4:1, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4:1। क्लियर है? चलिए, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मान निकालना है। इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। मान क्या निकालना है? 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है, प्लस sin² 30 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? 2 tan 45 का मान कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर, प्लस sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, इसका स्क्वायर, माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/2, इसका स्क्वायर। तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, प्लस 1/4 माइनस 1/4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2 × 1 2, कितना आंसर हो जाएगा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सिद्ध करें। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई, ठीक है, समांतर रेखाएं, सॉरी, व्यास पर के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं सीधे सॉल्यूशन। तो क्या कह रहा है? ब्रीथ, तो ब्रीथ बनाइए भाई। ठीक है, उस ब्रीथ के सिरों, तो यानी किसी व्यास के सिरों पर, तो व्यास हम लोग बना देते हैं सेंटर से क्रॉस करके, और इस पे हम लोग एक ड्रॉ करते हैं। क्या है? ये स्पर्श रेखा, ठीक है। एक स्पर्श रेखा यहाँ है और दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ, इस पे, ठीक है। ये स्पर्श रेखा, तो कह रहा है कि ये दोनों समांतर होती हैं। इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम यहाँ पे इस पॉइंट का नाम डी, ठीक है। सेंटर का नाम ओ, यहाँ पे ए बी सी डी, इसका नाम दे दीजिए ई, इसका नाम दे दीजिए एफ। तो पहले क्या क्या है? दिया है। क्या दिया है भाई? ठीक है, क्या दिया है? ये दिया है कि ए बी और सी डी स्पर्श रेखा है। ए बी एवं सी डी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। क्लियर है? अब क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो समांतर है किसके? सी डी के। ए बी क्या है? समांतर है सी डी के। चलिए अब इसको सिद्ध कीजिए, प्रमाण दे दीजिए। बहुत आसान है, 2 मार्क्स में दिया है इसीलिए छोटा है। तो प्रमाण क्या हो जाएगा? हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे मिलती है वो क्या होती है? लंब होती है, 90 डिग्री होती है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ओ ई, प्रमाण में क्या हो जाएगा? ओ ई जो होगा वो लंब है किस पर? ए बी पर, ठीक है।
अतः एंगल ओ ई ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। इसी तरह क्या है, ओ एफ जो है वो भी क्या है, लंब है किस पर, ओ एफ किस पे लंब है, सी डी पे। अब देखो इसका हम ये लिए हैं 90, तो इसका ये ले लेते हैं, एक अंतर कोण दिखाएंगे हम लोग बराबर है। तो इसका क्या हो जाएगा, अतः एंगल डी एफ ओ बराबर 90 डिग्री। ठीक है। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है। फिर क्या करेंगे, समीकरण समीकरण ठीक है, फर्स्ट एवं सेकंड से, फर्स्ट एवं सेकंड से। तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल ओ ई ए बराबर एंगल डी एफ ओ, ये क्या हो गया, एकांतर कोण। क्या है, एकांतर कोण। अब जब एकांतर कोण बराबर होंगे, अतः जब एकांतर कोण बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, अतः ए बी जो होगा वो समांतर होगा किसके, सी डी के। क्लियर, ये क्या हो गया, प्रमाणित। ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी, ठीक है, एक घड़ी जो है वो, उसकी मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्वेश्चन। ठीक है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो 5 मिनट में, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वृत्त बना दीजिए। ठीक है। तो मिनट की सुई, मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में अंतरित अंतरित कोण। तो 5 मिनट में कितना कोण अंतरित करेगा, यहाँ है 5 मिनट। अगर ये देखिए यहाँ से 5, ठीक है, अगर पूरा 12 करेगा यानी 5 मिनट यानी एक एक पर सुई जा रहा है। ठीक है, एक पर सुई जा रहा है 5 मिनट के लिए। तो यानी आप सोचिए कि 60 मिनट के लिए, 1 घंटा क्या होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट के लिए कितना हो जाएगा 360। ठीक है, 60 मिनट के लिए कितना हो जाएगा 360 डिग्री, पूरा घूमेगा 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 6, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 डिग्री। क्लियर है, सीधा 30 डिग्री लिखेंगे। बात समझे, पूरा घूमेगा तो क्या हो जाएगा 60 मिनट होगा उसके, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में अंतरित कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसका लंबाई, ठीक है, लंबाई यानी क्या हो जाएगा, सुई की लंबाई, सुई की जो लंबाई है वही क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। कितना है ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 30, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 30 डिग्री बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 12 क्या हो जाएगा 1/12 गुने 22/7 गुने आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 × 14। ठीक है। तो 7 दूनी के 14, फिर 2 6 12,
2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यानी 154/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बक्से में, ठीक है, एक बक्से में क्या है, 3 नीली, ठीक है, नीला कितना है, 3, सफेद कितना है, 2, और लाल कितना है, 4 कंचे हैं। यदि बक्से में से एक कंचा यादृच्छाया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा सफेद है। पहला क्या है, सफेद है, पहला है कि सफेद है। अब सफेद है के लिए क्या हो जाएगा, ई, यानी इवेंट कितना हो जाएगा, एन ई, एन ई कितना हो जाएगा, सफेद क्या हुआ है, 2, और एन एस कितना हो जाएगा, एन एस मतलब टोटल, 3 2 5 4 9, टोटल कितना हो गया 9। तो पी ई कितना हो जाएगा सफेद का, एन ई बटा एन एस, एन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/9, ठीक है, 2/9, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये 1 हुआ। इसी में कह रहा है कि सफेद नहीं, सफेद नहीं, तो सफेद नहीं है तो एन ई कितना हो जाएगा, जो सफेद नहीं है तो टोटल, सफेद नहीं है तो कितना हो गया, 3 और 4 7, टोटल कितना हो गया 7। या फिर जो आपका पी आ गया है उसको 1 से माइनस कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। अगर नहीं तो हम लोग ऐसे भी बना लेंगे इसको, 9, टोटल कितना है 9, ठीक है। तो पी ई इसका क्या हो जाएगा, एन ई बटा एन एस, यानी 7/9, ठीक है। चलिए, तो सफेद है आ गया अगर 2/9, तो सफेद नहीं अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 7/9, ठीक है। अगर इसी से निकालना होता तो इसको क्या करते, 1 - 2/9 कर देते, है ना, तो क्या हो जाता, तब भी 7/9 आ जाता। क्लियर है। चलिए, तो ये आपके जो हैं, ये क्या है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके, ये जो क्वेश्चन देखिए, अब यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 46 तक, ये आपके 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के, 3 3 मार्क्स के। और इसमें से आपको यानी 8 क्वेश्चन में से आपको केवल 6 क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दर्शाना है कि 5 - 3 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, ये 5 - √3 है, और क्या आ सकते हैं, 5 √3 दे दे, 5 √3 दे दे, या फिर केवल √2 या √3 दे दे। तो √2 √3 √5 का अलग तरीके से बनेगा। और अगर 5 √3 या 5 + √3 यानी दो, एक परिमेय और एक अपरिमेय को मिक्स करके देगा तो उसका आसानी से बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक परिमेय और अपरिमेय को मिक्स करके दिया है। चलिए इसको देखते हैं। सबका प्रारूप यही एक ही है, फॉर्मेट बनाने का सबका तरीका एक ही है, ठीक है। चलिए, तो 5 - √3, है ना, को दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। क्लियर है। 5 - √3 क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब देखिए, 5 - √3 परिमेय संख्या है। अब अतः जब परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 5 - √3 बराबर
ए बटा बी या फिर पी बटा क्यू, जहाँ क्यू जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, उसके बाद रूट वाले पोर्शन को यहाँ पे छोड़ेंगे, बाकी को हम उधर ले जाएंगे। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, -√3 बराबर पी बटा क्यू -5 होगा। दैट इम्प्लाइज √3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा सबका, तो क्या हो जाएगा 5 पहले लिख देते हैं और माइनस पी बटा क्यू। ठीक है, √3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस पी बटा क्यू। उसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे, क्या लिखना है कि यहाँ 5 माइनस पी बटा क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, किसके कारण हो रहा है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अतः हमने क्या कल्पना किया था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कल्पना किए थे कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो केवल ये पोर्शन उसका बदलेगा। ठीक है, यहाँ से केवल ये पोर्शन, और बाकी सारा ये जो डिटेलिंग है ऐसी रहेगा। यहाँ पे जो भी आएगा वो यहाँ हो जाएगा और इधर जो होगा वो यहाँ हो जाएगा। अदरवाइज बाकी सारा लैंग्वेज जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 माइनस √3 तो हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि वह एपी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, एपी। वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद क्या है, 16 है, और सातवां पद, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तीसरा पद कितना है, 16 है, और सातवां पद कितना है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद कितना है, A3 जो है तीसरा पद वो कितना दिया हुआ है, 16। A3 16 है, यानी A+2D बराबर कितना हो गया, 16। A+2D बराबर 16। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, ये पहला। दूसरा क्या कह रहा है कि सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब क्या है, सातवां पद माइनस पांचवां पद बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, सातवां पद माइनस पांचवां पद बराबर 12। दैट इंप्लाइज सातवां पद को क्या लिखेंगे, A+6D, माइनस पांचवां पद को क्या लिखेंगे, A+4D, ब्रैकेट में लिखते हैं, बराबर 12। A+6D माइनस A-4D बराबर
12। तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6d माइनस 4d, क्या हो जाएगा 2d बराबर 12, 2d बराबर 12। ठीक है, दैट इंप्लाइज d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/2, 2×6 = 12। दैट इंप्लाइज d बराबर 6। d का मान कितना आ जाएगा 6। अब d का मान जैसे 6 आया तो इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख लेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब 1 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 6 बराबर 16। दैट इम्प्लाइज a प्लस 12 बराबर 16। दैट इम्प्लाइज a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 12। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। अब a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और d की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें AP ज्ञात करना है। AP बराबर क्या हो जाएगा, पहला a हो जाएगा, फिर a प्लस डी होगा, फिर a प्लस 2d होगा, ऐसे ही जाते जाएगा। आपको लिखने का क्या आसान तरीका है, सबसे पहले a तो 4 लिख दीजिए। अब सब 4 के बाद यहाँ कॉमा, अब 4 के बाद उसमें d जोड़ते जाइए, तो 4 और 6 10, d कितना है 6 है, तो 4 6 10, फिर 10 में फिर 6 जोड़िए तो 10 6 16, फिर 16 में 6 जोड़िए तो 22, तो इसी तरह से चला जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई बात समझ पे। तो ये क्वेश्चन, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के शीर्ष दिए हुए हैं और उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, शीर्ष दिए हुए हैं उसको आपको ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2 3, ठीक है, -1 0 और 2 और 4 है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले आप त्रिभुज का चित्र बना दीजिए, एग्जाम में भी आप बनाइएगा, है ना। त्रिभुज का चित्र बनाइए। चित्र बनाने के बाद यहाँ ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिखेंगे। ए के पास 2 और 3, बी के पास दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरा निर्देशांक -1 और 0, और सी के पास तीसरा कोऑर्डिनेट यानी 2 और -4। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आप सुविधा के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले ए से स्टार्ट कीजिए, x1 x2 और x3, x1 x2 x3। x1 कितना हो गया 2, जो पहले रहता है दोनों निर्देशांक में जो पहले होता है वो क्या है x1 है, x है। फिर b के पास आइए तो ये क्या हो जाएगा x2 यानी -1, और x3 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अब इधर कीजिए y1 बराबर कितना हो जाएगा x1 के x के बगल में y, तो y1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं ना, क्वेश्चन से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसमें देखिए, तो पहले दो जो हो गया वो x1 हो गया, फिर y1, फिर x2, फिर y2, फिर x3 y3। क्लियर है। तो यहाँ पे y1 कितना हो गया 3, y2 कितना हो जाएगा x2 के बगल में y2, तो y2 कितना हो गया 0, और y3 कितना हो जाएगा यानी x3 के बगल में y3 यानी -4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 x1, याद कीजिए x1 हो गया, x1 के बाद x1 है ना, x1 के साथ ही y1 है, उसको छोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा y1 के बाद y2 माइनस y3। फिर x1 के साथी के बाद फिर क्या लेना है x2 को लेना है, x2। अब x2 का साथी कौन है, x2 का साथी y2 है,
तो y2 को छोड़ देना है। y2 के बाद क्या है y3, तो y3 माइनस y1। क्लियर। उसके बाद प्लस x3 तीसरा हो जाएगा। अब x3 का साथी कौन है y3, x3 का साथी कौन है y3, y3 को छोड़ देना है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक है, मॉड ब्रैकेट बंद। ये क्या है, किस में है, मॉड में। अगर माइनस में आएगा तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में। चलिए x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 2, तो हम लोग 2 रखेंगे। y2 की वैल्यू क्या है 0, 0। फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस। y3 की वैल्यू क्या है -4, तो -4 इसको ब्रैकेट में लिखे ताकि आसानी हो, है ना, गलती ना हो। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो ब्रैकेट में -1। फिर y3 की वैल्यू, y3 माइनस में जब भी है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -4 माइनस y1 की वैल्यू 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y1 3 माइनस y2 0। ठीक है, पुट करना है उसको, पुट करने के बाद बढ़िया से उसको देख लेना है ना, गलती हुआ तो कहानी खत्म। एक भी गलती हुआ तो प्लस माइनस गड़बड़ा जाएगा। 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 4। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 इंटू -4 -3, ब्रैकेट तोड़ते हैं अभी, +2 3 -0। ठीक है, जो ब्रैकेट था उसको हम लोग तोड़ दिए। 1/2, 0 + 4 कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी के 8, -1, 4 माइनस 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 जोड़ेंगे हम लोग, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा -7। ध्यान में रखिएगा, है ना, माइनस माइनस क्या करेंगे जोड़ेंगे, 4 3 7, और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह लगा देंगे। प्लस 2 इंटू 3 -0 कितना हो जाएगा 3। चलिए 1/2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, ब्रैकेट में 8 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस ये गुना है, ये दोनों, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुना है तो 1 गुने 7 कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे गुना करना है, प्लस प्लस यहाँ प्लस, 2 तिहाई 6, 1/2, 8 7 15 और 6 21, कितना हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, 21/2 वर्ग मात्रक। क्लियर है। चलिए, अच्छा, इसमें अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो ये या तो ये क्वेश्चन देगा, या तो पूछेगा कि ये तीनों संरेखी है कि नहीं। तीन जो शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष के जगह शीर्ष दिया हुआ है उसमें क्या देगा, 3 निर्देशांक देगा, वही शीर्ष जो है वही निर्देशांक है, जिसे दे देगा कि निर्देशांक 2 3 -1 0 और 2 -4 से बनने वाले बिंदु जो हैं वो संरेखी है कि नहीं है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, संरेखीय है कि नहीं ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस समय भी यही त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम प्रोसेस से निकलेगा। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो वो संरेखी है, और अगर 0 नहीं आया तो संरेखी नहीं है। क्लियर है, अगर 0 आ गया तो संरेखी है, अगर 0 नहीं आया तो संरेखी नहीं है। क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन दे दे या फिर वो संरेखी के लिए भी दे देगा, है ना, दोनों में से कोई भी दे सकता है। तो प्रोसेस सब सेम है, यही प्रोसेस से वो भी बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर उस तरह से है तो फिर बनेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या कह रहा है कि बिंदु, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना।
चलिए हम लोग सॉल्यूशन करें इसका। क्या है क्वेश्चन पढ़िए। बिंदु बिंदुओं कितना है 5 - 6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। क्लियर है। चलिए चलिए तो निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो 5 बिंदु क्या है 5 - 6। अब इसको विभाजित करना है तो सबसे पहले हम लोग रेखा खींचेंगे, बिंदु बनाएंगे ए और यहाँ पे बिंदु बी। ए क्या, इसका क्या है निर्देशांक 5 - 6। इसका निर्देशांक क्या है -1 -4। क्लियर है, -1 और -4। ठीक है। अब इसको मान लीजिए एक बिंदु है, बिंदु मान लीजिए पी, इसको विभाजित कर रहा है। तो ये बिंदु कहाँ पे है वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर होगा तो इसका मतलब क्या होगा एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो होगा और वाई होगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए मान लीजिए कि के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। इसमें माना कि के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा के। अब देखो एक्स बराबर के से गुना हो जाएगा इसके एक्स में तिरछा, के गुने -1, के गुने -1 प्लस, अब एक से इधर वाला का इससे तिरछा तिरछी गुना होगा, है ना। क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला नहीं भी याद है तो क्या करना है आपको तिरछा गुना करना है। ठीक है, तो के से -1 में और ये 1 से 5 में, 1 गुने 5 बटा के प्लस 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक्स का निर्देशांक कितना है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। क्लियर है, यहाँ पे कितना हो गया 0 बराबर, अब के गुने -1 क्या हो जाएगा -के प्लस 5 एकम 5 बटा के प्लस 1। ठीक है, के प्लस 1। अब देखिए यहीं पे बना देते हैं दैट इम्प्लाइज, अब ये के प्लस 1 इधर गया तो क्या हो जाएगा 0। अगर के प्लस 1 जो है इधर जाएगा, 0 के साथ गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा -के प्लस 5। अब के माइनस के को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा प्लस के, तो के बराबर 5। के की वैल्यू क्या आ गई 5। यानी ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, यह 5:1, ठीक है, में विभाजित करेगा, 5:1 में विभाजित करेगा। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि जो प्रतिच्छेद कर रहा है उसके बिंदु को भी आप ज्ञात करें। जो प्रतिच्छेद किया उसके क्या करिए बिंदु को भी आप ज्ञात करिए। चलिए तो बिंदु को ज्ञात करने के लिए जीरो, तो एक बिंदु तो जीरो है ही, केवल y को ज्ञात करना है। चलिए तो y को कैसे होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, चलिए यहीं पे कर देते हैं। ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर के से गुना हो जाएगा इसके, तो के का वैल्यू कितना हो गया 5, तो 5 से गुना हो जाएगा किस में -4 में, 5 गुने -4 वाई वाला साथ तिरछा, और ये 1 से गुना हो जाएगा किस में -6 में, प्लस 1 गुने -6 बटा, ठीक है, के प्लस 1, तो के कितना है 5:1, तो 5 प्लस 1। ठीक है, तो 5 गुने -4 होगा तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 -20, अब माइनस प्लस -6 बट्टा 5 अब 6, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, -26 बट्टा 6। वाई की वैल्यू क्या आ गई 26 बट्टा 6। ठीक है, तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का
निर्देशांक। तो बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 और -26/6। 26/6 काटना है तो काट भी देंगे, 13/2 हो जाएगा। क्लियर है? 26/6 को अगर काटिएगा तो 2 से 3 और 2 से 13, यानी 13/3। ये भी कर सकते हैं। क्या हो सकता है? या 0 और -13/3, 0 -13/3। क्लियर है? तो इस तरह से ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करना है आपको। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। पहला समीकरण ये है। और दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर -4। तो पहला समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, बॉक्स बनाएंगे। x और y, बॉक्स बना दिए। अब x की वैल्यू सबसे पहले 0 रखेंगे। x जब 0 हुआ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। और y को फिर सेकेंड टाइम क्या करेंगे? y को 0 रख देंगे। तो y जब 0 हो जाएगा यानी y 0, यानी इसका कहानी खत्म। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट रखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर -4। अब यहाँ पे भी हम लोग बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे y। x को हम लोग क्या करते हैं? पहले 0 करते हैं। x जब 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -y। x 0 होगा तो -y बराबर -4। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बराबर 4। y का मान कितना हो गया? 4। अब जब y को 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, तो जो बिंदु इसमें मिलेगा, ये इसमें और इसमें दोनों में जो बिंदु रहेगा वही क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, चलिए तो आंसर तो अभी हमें नहीं पता क्या होगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसका? अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं आप, रफ में विलोपन विधि द्वारा आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करके आप पता कर सकते हैं कि आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, विलोपन विधि से, या फिर अगर मान लीजिए आप रफ में इसको कहाँ करना है? रफ में। ठीक है, तो रफ में आप क्या करिएगा कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। और x माइनस वाई बराबर कितना है? -4। अब इसको ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर -4। जब जोड़िएगा तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो अगर x बराबर 3 रहेगा तो y का मान कितना हो जाएगा? 7। रखने पर होगा ना? ठीक है, तो आपका आंसर तो आ गया कि x बराबर 3 और y बराबर 7। x बराबर 3 और y बराबर 7। वही चीज़ यहाँ पे भी पुट कर दीजिए, x बराबर 3 y बराबर 7। ठीक है, अगर नहीं भी ये पुट करिएगा तो इससे आपको कोई मतलब लेना देना नहीं है। आप जैसे ही आप ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ पे खींचिएगा, तो वैसे ही आपका, अब यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है तो हम एक रफ डायग्राम केवल बनाते हैं। तो इसको फिर कैसे खींचोगे? या इस तरह से, ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका काम कहाँ करना है? ग्राफ पेपर पे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना? मैक्सिमम 10 तक जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर बराबर होना चाहिए। ग्राफ पेपर पे आप कीजिएगा तो बराबर आएगा, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, 10। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए बराबर बराबर ये नहीं है ना, मैनुअल किया गया है। अब ग्राफ पेपर पे जाइएगा तो वो क्या आएगा आपका, बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर -1, -2, -3, -4, ऐसे ही -5 इधर जाएगा। वैसे ही -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करते नीचे जाएंगे। चलिए पहला क्या है, x0 और y10। तो x0 और y10, तो ये वाला बिंदु हो गया। तो पहला बिंदु, एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु x10 और y0, x10 और y0 ये बिंदु हो गया। ठीक है, तीसरा बिंदु जो 3 और 7 है, तो 3 और 7 ये ध्यान में रखिएगा कि यहीं पे आपका ये कट करे। तो यहाँ से आप क्या करिए, है ना, यहाँ से आप इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए। ये दोनों बिंदु को आप क्या करिए, मिला दीजिए। ये थोड़ा आगे भी रहेगा, ये दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए। अब इसका नामकरण कीजिए। ये किसका ग्राफ है, तो x प्लस वाई बराबर 10 का। उसी तरह से दूसरा देखिए, x माइनस वाई बराबर -4। ये हमने आंसर लाया है कहाँ से, विलोपन विधि से। नहीं तो हम एक पुट करते, दो पुट करते, है ना, पता नहीं चलता हमको। लेकिन ग्राफ में जहाँ पे मिलता आंसर मिल जाता हमें। तो ये नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल दो बिंदु, एक बार x को 0 लिखिए, एक बार y को 0 लिखिए, सबसे आसान। या 1, 2 जो भी पुट कर दीजिए। चलिए, x माइनस वाई बराबर -4। तो x का 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 4। तो x जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो ये बिंदु हो गया। और दूसरा देखिए, x जब -4 है तो y कितना है, 0। x -4 तो y 0। तो ये वाला वैल्यू हो गया, ये बिंदु हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इधर से सीधा लाइन, ठीक है, यहाँ से जाएगा। ये किसका है भाई, तो ये इसका नामकरण कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर -4। ये जिस बिंदु पर मिला वही क्या हो जाएगा आंसर। ये यहाँ 7, यहाँ 3, x का 3 और y का 7 कहाँ मिल रहा है, 3 और 7। इस बिंदु का नाम आप कर दीजिए 3 और 7। यही जो मिल रहा है दोनों में वही आंसर होगा और वही इसका बिंदु हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर 7, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर 7, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका ट्रिग्नोमेट्री का है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, √1 प्लस साइन ए, ठीक है, बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एल एच एस। क्या लिखेंगे, एल एच एस, हटाइए इसको, एल एच एस। अब एल एच एस में क्या है, √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। जब भी रूट का क्वेश्चन है तो आपको हमेशा रेशनलाइज करना है, परमेयकरण करना है। ठीक है, चलिए तो बराबर परमेयकरण करते हैं, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए 1 प्लस साइन ए यहाँ पे भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे भी है। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हुआ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई, बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, फिर से रूट में 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर
बटा 1 - sin² है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 - sin² है क्या हो जाएगा cos²। अब रूट हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे, ये 1 + sin A का होल स्क्वायर है, तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा 1 + sin A बचेगा, डिवाइडेड बाई cos² A है, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा cos A बचेगा। क्लियर है। अब उसके बाद दोनों को बांटिए भाई, 1/cos A, cos A दोनों में बटेगा, प्लस sin A बटा cos A। 1 + cos A को क्या लिखेंगे हम लोग, sec A, क्या लिखेंगे sec A, प्लस sin A बटा cos A को क्या लिखेंगे tan A। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा RHS। तो क्या मिल गया LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर RHS। ठीक है, यही क्या हो गया प्रूफ। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए छाया, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है छायांकित भाग को, ठीक है, छायांकित भाग को आप बताइए कि इसका चतुर्थांश क्या होगा। ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है और छायांकित भाग का आपको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, फिगर दिख रहा है आपको, ये चतुर्थांश है। ठीक है, और वृत्त चतुर्थांश हो गया। अब इस चतुर्थांश का आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये क्या है आपका छायांकित भाग है। ठीक है, ये आपका D है, ये आपका A है, ये आपका C है, ये आपका B है, ये आपका O है। क्लियर है। त्रिज्या कितना है इसका, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। OD बराबर 2 सेंटीमीटर, OD कितना है यहां से यहां तक कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये जो छायांकित भाग है यहाँ से यहाँ, ये क्या है चतुर्थांश में से, यानी चतुर्थांश में से ये 90 डिग्री है, चतुर्थांश 1/4 है, तो इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम हटा देंगे तो ये छायांकित भाग का निकल जाएगा, मतलब ये पूरे चतुर्थांश में से इसको हटा देंगे, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है। अब छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा, तो इसके लिए हमको क्या लिखना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये आधार कितना है इसका 3.5 और ऊंचाई कितना है OD। ठीक है, OD का मान कितना है 2, सीधे लिख देते हैं 2। ठीक है, अब 1/4, ठीक है, गुने 22/7 गुने आर की वैल्यू कितनी है इसमें, आर की वैल्यू 3.5, दो बार 3.5 लिख दीजिए, माइनस 1/2 गुने 3.5 गुने 2, हो गया, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ, यहाँ से देखिए इसके नीचे कितना है 10, इसके भी नीचे कितना है 10, 7×5 = 35, 5×2 = 10। ठीक है, 2 से 11, 10 छोड़ देते हैं ताकि आसान रहता है गुना करने में, है ना। चलिए ये कितना हो जाएगा 11×5 = 55, 11×3 = 33 और 5 38, 385/4 × 10 यानी कितना हो गया 40, माइनस, तो इसमें ये दशमलव हटेगा तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 35/10। क्लियर है।
दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, तो 385 माइनस 4 से इस पे गुना हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 तिये 12, अदू 14। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 385 में से 140 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और 8 में से 4 गया तो 4, और 3 में से 1 गया तो 245/40। अगर आपको काटना है तो काटिए, 5 से 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 नवा 45, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्लियर है? चलिए, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपका निकालना है क्या, वृत्त वृत्त बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले क्या करिएगा, 6 सेंटीमीटर अब आप जो एग्ज़ाम में आप बनाइएगा तो आप प्रकार ले लीजिएगा, 150 सुइया रहेगा। अब 150 सुइया से 6 सेंटीमीटर स्केल को नाप लीजिए, है ना, और उसको नाप करके आप 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देते हैं, फिर आप कैसे बनाना है ये बता दे रहे हैं, आप अपना करते जाइए अपने कॉपी में। क्या करना है, 150 सुइया से लेकर के 6 सेंटीमीटर ऐसे करके गोला बना काट लेना है। ठीक है, बना लेना है 6 सेंटीमीटर। फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, ये केंद्र हो गया। अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से स्केल लेकर के 10 सेंटीमीटर दूर, मान लो यहाँ से स्केल लेकर के 10 सेंटीमीटर यहाँ आया। ठीक है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। तो यहाँ पे इस बिंदु से स्पर्श रेखा ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब यहाँ से क्या करना है, आपको स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। तो आप क्या कहिए, 150 सुइया से इसका आधा अगर ऐसे करके ऐसे लीजिएगा तो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के एक बार यहाँ काटिए। ठीक है, और वहीं से एक बार नीचे काटिए। ठीक है, फिर एक बार यहाँ रख करके एक ऊपर काटिए, और फिर यहाँ से रख करके नीचे काटिए। ठीक है, इस पॉइंट पर रख करके 150 सुइया कितना आधा से अधिक एक बार ऊपर काटिए और एक नीचे, मतलब इस लाइन को समद्विभाजित कीजिए। फिर इस बिंदु पर रख करके यहाँ काटिए और फिर यहाँ काटिए। ठीक है, और इसके बाद इसको मिला दीजिए। जिस बिंदु पर ये मिलेगा ये सेंटर मान करके 150 को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर रख करके ऐसे गोले घुमाएंगे, घुमा करके इस पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, घुमा करके क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। और ये जो सर्कल होगा आप ध्यान में रखेंगे कि इधर से अगर जहाँ इस बिंदु से जा रहा है तो यहाँ पे भी इस बिंदु से ही जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आएगा, और जिस बिंदु पर ये काटेगा इस वृत्त को, वही जो होगा स्पर्श बिंदु होगा, वही क्या होगा स्पर्श बिंदु होगा। ठीक है, वही क्या कहलाएगा स्पर्श। ठीक है, इसका नाम आप P, इसका नाम Q और इसका नाम R, इसका नाम O। क्लियर है? तो आप किससे बनाइएगा इसको, आप 150 सुइया से बनाना है। ठीक है आपको, ठीक है, तो ये क्या है आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, और इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रखे हैं। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग 5 मार्क्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। ठीक है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।